हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 33 ऑफ बीएनएसएस विच टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। और आज हम दो सेक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है और हाई कोर्ट की क्या पावर है। सेक्शन नंबर 446 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील। सेक्शन नंबर 446 क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है केसेस को ट्रांसफर करना या अपील को उन्हें जब ट्रांसफर करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी। सबसेक्शन 1 सेज व्हेनेवर इट इज मेड टू अपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडिएंट। एक्सपीडिएंट का क्या मतलब होता है? मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि अगर नेसेसरी है, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, न्याय करने के लिए जरूरी है, तो इट में डायरेक्ट कि कोई भी पर्टिकुलर केस या अपील ट्रांसफर हो जाए एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। ठीक है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए, या फिर एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे और फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू वन, बेसिकली वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट, मतलब स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट करवा सकती है ऑफ इक्वल और सुपीरियर jurisdiction subordinate to another high court. Subsection 2 says the Supreme Court may act under this section only on the application of Attorney General. किसके, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी एप्लीकेशन पर, प्री में कई बार आया है, जनरली देखो यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं बनते लेकिन प्री में कुछ गिने चुने सवाल बनते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि किसके एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट इस सेक्शन के अंदर एक्ट करेगी। वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर अगर कोई पार्टी जो पार्टी इंटरेस्टेड है, अगर वो ऐसा चाहती है कि ट्रांसफर हो जाए केस, तो वैसे में भी किया जा सकता है। And every such application shall be made by the motion which shall, except when the applicant is the Attorney General of India or the Advocate General of the state, be supported by an affidavit. इनका बेसिकली कहने का ये मतलब ये है कि वो जो एप्लीकेशन करी जानी है ना केस ट्रांसफर करने के लिए, वो एफिडेविट या अफर्मेशन के साथ होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के लिए। लेकिन अगर वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है या एडवोकेट जनरल है स्टेट के, तो उनके लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सक्लूडेड है। एक्सेप्शन कौन है? आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? Subsection 3 is talking about where any application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed. मान लीजिए कोई जो है एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया, यानी कि ये कह दिया गया कि केस ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। The Supreme Court में if it is of opinion that the application was frivolous, अगर उनको ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन frivolous थी, vexatious थी, कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए करी गई थी, तो एप्लीकेंट को वो ऑर्डर कर सकते हैं कि कॉम्पनसेशन आपको पे करना होगा। Who has opposed the application, such sum as it may consider appropriate in the circumstances of the case. अब कॉम्पनसेशन कौन पे करेगा? ऑब्वियसली जिसने वो वेक्सेशियस एप्लीकेशन लगाई है। ठीक है, किसको करेगा वो कॉम्पनसेशन पे? जो ऑपोजिट पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी को वो कॉम्पनसेशन पे करेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्रिवोलस और वेक्सेशियस एप्लीकेशन के लिए कह सकता है कि आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। Section number 447 talks about power of High Court to transfer cases and appeals. अब यहाँ पर हाई कोर्ट के पावर के बारे में बताया गया। कह रहा है whenever it is made appear to the High Court, हाई कोर्ट को अगर ऐसा कुछ लगता है that the fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court subordinate thereto, उनसे सबॉर्डिनेट कोई भी क्रिमिनल कोर्ट है, वहां पर कोई इंक्वायरी या ट्रायल नहीं हो सकता है। ऐसा मतलब वो पार्शियलिटी के साथ ही होगा अगर होगा तो, या फिर that some question of law of unusual difficulty is likely to arise, कोई ऐसा डिफिकल्टी, कोई कठिनाई आ सकती है, और that an order under this section is required by any provision of this संहिता or will tend to the general convenience of the parties, और या फिर अगर हम इस पर्टिकुलर जो है केस को अगर ट्रांसफर कर देते हैं, अपील को अगर ट्रांसफर कर देते हैं, तो जनरल कन्वीनियंस होगा पार्टीज का, विटनेस का, और एक्सपीडियंट है ये न्याय के लिए ऐसा करना। सो इट मे ऑर्डर दैट any offense be inquired into or tried by any court not qualified by sections 197 to 205 but in other respect competent to inquire into or try such offense. ठीक है, पहली बात तो ये कि ऐसे ऑफेंस को इंक्वायरी या ट्रायल उसका किया जा सकता है। That any particular case या appeal or class of cases or appeals be transferred from a criminal court subordinate to its authority to any other such criminal court, और अगर वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट से C1 कोर्ट से C2 कोर्ट में पहुंचा सकते हैं जो उनके सबॉर्डिनेशन में है।
दैट एनी पर्टिकुलर केस बी कमिटेड फॉर अ ट्रायल टू, और अगर वो चाहे तो किसी कोर्ट ऑफ सेशन में भी किसी पर्टिकुलर केस को कमिट कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर केस या अपील को वो ट्रांसफर या खुद ऐसा भी कर सकते हैं कि वो खुद के पास मंगा ले उस पर्टिकुलर केस या अपील को। सबसेक्शन 2 सेज द हाई कोर्ट में एक्ट ईदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट एक्ट कब करेगी, मतलब ये सेक्शन की पावर वो यूज कब करेंगे, वो तब यूज करेंगे चाहे तो लोअर कोर्ट ने रिपोर्ट उनको भेजी हो, या जो पार्टी इंटरेस्टेड है जिसका मामला है वो अगर चाहे तो वो ऐसा पार्टी भी भेज सकती है हाईकोर्ट को, और अगर उनका उनका खुद का मोशन है, ओन मोशन पे भी वो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि सुओ मोटो भी ऐसा किया जा सकता है। फिर उसके बाद प्रोवाइजो में क्या बता रखा है, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल लाई टू द हाई कोर्ट फॉर ट्रांसफरिंग अ केस फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट इन द सेम सेशंस डिवीजन। कोई भी एप्लीकेशन हाई कोर्ट पर नहीं जाएगी केस को ट्रांसफर करने के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के लिए, अगर वो सेम सेशन डिवीजन में केस फॉल कर रहा है, अनलेस एन एप्लीकेशन फॉर सच ट्रांसफर हैज बीन मेड टू द सेशन जज एंड रिजेक्टेड बाय हिम। भाई अगर आपको सेम सेशन जज में सेम सेशन डिवीजन में किसी केस को ट्रांसफर कराना है एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में, तो सबसे पहले सेशन जज को आपको एप्लीकेशन देनी होगी। अगर सेशन जज ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तब तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, तब फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन सेशन जज ने रिजेक्ट किया होना चाहिए आपका एप्लीकेशन तब। Subsection 3 says every application for an order under subsection 1 shall be made by motion में होगा, which shall except when the applicant is the advocate general। वही चीज है, अगर एडवोकेट जनरल स्टेट का तो फिर एफिडेविट की जरूरत नहीं, अगर कोई पार्टी इंटरेस्टेड है तो वहां पर उसको एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, When such application is made by an accused person, अगर accused person ने application करी है तो हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा फॉर द पेमेंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन, जो कि हाई कोर्ट से अवॉर्ड कर सकती है सबसेक्शन 7 में, अभी हम आगे पढ़ेंगे। Subsection 5 says every accused person making such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application। notice देगा किसको, public prosecutor को। कौन देगा, accused person देगा, together with a copy of the grounds on which it is made। आप किस behalf पर ये application कर रहे हैं वो grounds वो reasons वहां पर mention होंगे। and no order shall be made on the merits of the application। कोई भी order जो है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के मेरिट्स पर नहीं होगा अनलेस एटलीस्ट 24 आवर्स हैज इलैप्स्ड बिटवीन द गिविंग ऑफ सच नोटिस। 24 घंटे बीतने के बाद आप मेरिट्स पर जो है ऑर्डर पास कर सकते हो, 24 घंटे के अंतराल में आप जो है ऑर्डर पास नहीं कर सकते। कब से कब का, वो नोटिस जब दिया गया एंड हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, इन दोनों के बीच में जो है 24 घंटे से अधिक का गैप होना चाहिए। Subsection 6 says when where the application is for the transfer of a case or appeal, जब एप्लीकेशन किसी केस को ट्रांसफर करने के लिए है, अपील को ट्रांसफर करने के लिए किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट से, तो हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है और उनको नेसेसरी लगता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, ऑर्डर कर सकते हैं जो कि जो भी जब तक एप्लीकेशन पेंडिंग है द प्रोसीडिंग्स इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। वो ऑब्वियस सी बात है ना, आप खुद सोचो, अगर लॉजिकल दिमाग भी लगाओगे, जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती कि केस ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, तब तक तो जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको तो स्टे करना पड़ेगा ना। तो वही चीज यहाँ पर बता रखी है, प्रोवाइडेड दैट सच स्टे शैल नॉट इफेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट पावर ऑफ रिमांड, जो कि सेक्शन 346 में पावर दे रखी है रिमांड की सबऑर्डिनेट कोर्ट में, उसको स्टे नहीं कर सकती है कोर्ट, हाई कोर्ट। Subsection 7 says where an application for an order under subsection 1 is dismissed, जब subsection 1 का जो application वाला जो order था अगर उसको dismiss कर दिया गया, the high court may if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, वही चीज है जैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है वैसे ही सेम हाई कोर्ट भी कर सकती है। अगर उन्हें लग रहा है कि कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए ये सारी चीजें करी गई हैं तो वो कॉम्पनसेशन देने के लिए कहेगी। Subsection 8 says when the high court orders under subsection 1 that a case be transferred from any court for trial before itself, अगर वो अपने पास मंगवाते हैं वो ऑब्जर्व करेंगे उस ट्रायल में सेम प्रोसीजर जो कि उस कोर्ट ने फॉलो किया था जिस कोर्ट से उन्होंने अपने पास मंगवाया है, ठीक है। Subsection 9 says nothing in this section shall be deemed to affect any order of the government under section 2018, सॉरी सेक्शन 2018 बता रही हूँ, 218। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस सेक्शन में जो भी कुछ लिखा है वो उस ऑर्डर को इफेक्ट नहीं करेगा जो कि अगर किसी कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है ना, अगर कोई जियो है सेक्शन नंबर 218 के तहत अगर कोई ऑर्डर निकाला हुआ है गवर्नमेंट ने, तो फिर जो है उसको ये वाला सेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा। तो फिर मतलब बेसिकली गवर्नमेंट की बात जो उन्होंने कहा है वो प्रिवेल करेगी, ये कहने की यहाँ पर सबसेक्शन 9 ने कोशिश करी है, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोग को ये दोनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।